सुखन के नाम पर कुछ भी सुना दो, सुखन के नाम पर कुछ भी सुना दो, सुखन के नाम पर कुछ भी सुना दो, यही मेयार अब है शायरी का, यही मेयार अब है शायरी का। देखिए, इस खानवादे ने दो चश्मो चिराग जनाब अतीक साहब और एम कोठावी राही, यानी जिन्हें हम लोग प्यार से मजाई कहते थे, मजाई यानी एम कोठावी राय साहब पूरी दुनिया में अपने अफसानों और अपनी शायरी और अपने खाके और अपने ड्रामे की वजह से मशहूर हुए। उस खानवादे में जिसमें नुसरत पैदा हुई, उसी खानवादे के एक चश्मो चिराग जिन्हें आप सब लोग जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, जनाब वसीक अहमद साहब काज़मी। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और 2-4 मिनट में जो भी इख्तिसार से काम लें, इसलिए कि 32 लोग हैं मुझे बोलने की, तो इख्तिसार सब लोग अपनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। नुसरत मेरी सगी बड़ी बहन है और अभी काजी अब्दुल रहमान साहब ने एक बात कहा था कि उनकी डीएनए में शायरी है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, क्योंकि हम लोग जिस घर में जो है पले बढ़े, वहां एक शख्सियत जिनका जिक्र किया अभी डॉक्टर कलीम कैसर साहब ने, के एम कोठियावी राही साहब, उनके साये में हम लोगों की परवरिश हुई और अदब का बीज हमारे घर में बोने वाले राही साहब, उनके अफसाने जब ऑल इंडिया रेडियो से उस जमाने में नश्र होते थे, उनके अफसानों को सुन के पढ़ के हम लोगों को लगा कि एक अदीब की क्या शख्सियत होती है दुनिया में, एक साहित्यकार की क्या हैसियत होती है इस दुनिया में। वो एहसास जगाया राही साहब ने हम लोगों के अंदर। राही साहब, मैं भी ऐसे समझता था कि इस तरह का फंक्शन होता है, लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन एक कलमकार की जो हुक्मरानी होती है, उसकी कलम से जब उसको पढ़ते हैं तो वो उसके अल्फाज, राही साहब ने बहुत से ड्रामे लिखे, बहुत सी किताबों के वो मुसन्निफ, बहुत सी किताबें उनकी अवार्ड याफ्ता, गवर्नमेंट से उनको अवार्ड मिला। एक अफसाना था राही साहब का, एक स्टोरी थी, मैं पढ़ रहा था तो उस दिन से मेरे सगे बड़े बाप का उनसे रिश्ता था, लेकिन उस स्टोरी को पढ़ने के बाद मेरा उनसे एक और रिश्ता कायम हुआ। वो रिश्ता था राइटर का और रीडर का, कारी का और मुसन्निफ का, पाठक का और लेखक का एक रिश्ता मेरे सगे बड़े बाप से मेरा कायम हुआ उनको पढ़ने के बाद। एक उनका अफसाना मैंने पढ़ा था कि उसका उन्वान था बाथरूम के बाहर, और वो अफसाना इस अंदाज में, उसको जब आप पढ़ेंगे तभी उसको महसूस कर पाएंगे, लेकिन मैं बहुत, चूंकि वक्त की पाबंदी है, ब्रीफ करूं कि उस अफसाने में कुछ इस तरह से राही साहब ने लिखा था कि वो चला आ रहा है, वो बही खाता लिखता है लोगों का, इस शहर में आकर के वो तमाम बिजनेसमैनों का घूम के खाता लिखता है, अकाउंट्स उनका लिखता है। अभी हमसे कुछ दिन पहले वो 200-500 रुपए उधार लेके गया था, देखो आज दरवाजा खुला है, मेरी लान को क्रॉस करके वो फिर आ रहा है। अभी वो सोच रहे हैं उसके बारे में, तमाम चीजें, तमाम ख्याल, तमाम कल्पनाएं कर ली कि वो आदमी आ रहा है और अभी बहाना फिर करेगा कि 500 अभी लेके गया है, फिर अभी वो कहेगा कि डॉक्टर ने कुछ दवाएं लिख दी हैं, कुछ फल खाना है, कुछ मिठाई लेना है, कुछ अपनी जरूरत बताएगा और फिर हमसे कुछ डिमांड, कुछ मुतालबा करेगा। अब ये सोचते सोचते वो बाथरूम में चले जाते हैं
और बाथरूम में शावर पानी की उनके ऊपर बरसात कर रहा है, और वो नहा रहे हैं और वो बाहर बैठा हुआ है, और उसके बारे में वो कल्पना कर रहे हैं कि अभी ये फिर पैसे की डिमांड करेगा और मैं निकलूंगा तो इसको आज बहुत जलील करूंगा, फटकार के आज इसको कहूंगा कि तुम इस तरह का काम, इस तरह का धंधा बंद करो। और वो नहा के अपना तौलिया से बदन को सुखाते हुए वो बाहर निकलते हैं और वो सामने पड़ता है, तो उससे कहते हैं कि क्या भाई, तब तक उसको खांसी का दौरा पड़ता है। मैं ब्रीफ में बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, जब इस अफसाने आप पढ़ेंगे तो राही साहब को कि मोहब्बत आपके दिल में भी जो है पैदा हो जाएगी। किस अंदाज में उन्होंने लिखा, अगर इसको फिल्माया जाए तो दर्शकों का रोते रोते बुरा हाल हो जाएगा, उनकी आंखें नम हो जाएंगी, कितना भी सख्त दिल आदमी होगा। वो बाथरूम के बाहर जब आते हैं, क्या भाई कैसे आना हुआ साहब, अभी वो कहता है कि उसको शदीद खांसी का दौरा पड़ जाता है। वो कहता है कि हमको उठा करके जो है जरा सा इतना शदीद दौरा उसको खांसी का पड़ता है, और वो जो है कहता है कि साहब उसको खून जो है आने लगता है मुझसे। वो कहता है कि हमको उठा के अपनी कालीन से जरा सा बाहर अपनी दालान में कर दीजिए, वरना आपकी कालीन जो है वो गंदी हो जाएगी। सोच लिया कि इसको जलील करेंगे, आज ये फिर हमसे पैसा मांगने आया होगा, और उस आदमी को ये सहारा दे करके अपनी दालान में करते हैं, अपनी महंगी कालीन से हटा के उसको अपने सहन में लाते हैं, और उसको खांसी का दौरा पड़ता है और उसके मुंह से खून जारी हो जाता है। और वो कहता है कि असल में तबीयत मेरी बहुत खराब हो गई थी, मैं मार्केट में बहुत लोगों का कर्जदार हो गया था। वो मैं महसूस कर रहा हूं, इसलिए उस चीज को जो जब आप पढ़ेंगे तो वैसे ही आप भी महसूस करेंगे। महा अजीम राइटर, बड़े राइटर राही साहब, वही डीएनए है जो हमारी बहन में आया। वो कहता है कि मैंने गांव में अपनी धर्मपत्नी, अपनी अहलिया, अपनी वाइफ को बताया कि मैं यहां रह रहा हूं, शहर में बहुत कर्जदार हो गया हूं, बहुत कर्जा लोगों का सर चढ़ गया है। तो मेरी वाइफ ने, मेरी अहलिया साजिदा ने गांव मेरे पास मनी ऑर्डर किया पैसा कि वहां शहर में सबका कर्ज अदा करके वापस गांव आ जाओ। आज मैं आपका वही कर्ज आपको जो है देने आया था। इस अंदाज में वो, चूंकि मैंने पढ़ा है उसको महसूस कर रहा हूं। तो वो मेरे बड़े बाप थे, लेकिन मुझको उस दिन पता चला कि वो कितने बड़े राइटर थे कि मेरे दिल दिमाग पे उनके वो अल्फाज छा गए। आज राही साहब नहीं है दुनिया में। एक राइटर कभी मरता नहीं, उसको मौत नहीं आती। बकौल कृष्ण बिहारी नूर, एक बड़े शायर थे बिहार के, बकौल कृष्ण बिहारी नूर साहब के। कृष्ण बिहारी नूर साहब लखनऊ के शायर थे, क्योंकि बिहार की निस्बत से उनका नाम तो मैं समझ रहा हूं कि बिहार के थे। तो कृष्ण बिहारी नूर साहब का एक शेर बकौल उनके के, अपनी रचनाओं में वो जिंदा है और नूर संसार से गया ही नहीं। एक रचनाकार अपनी रचनाओं में हमेशा जिंदा रहता है। आज से 800 साल पहले, 800 साल पहले एक शख्सियत पैदा हुई ईरान की सरजमी पे,
शिराज शहर में, जिसका नाम था शेख सादी शिराजी। शेख सादी शिराजी ने किताबें लिखी। आज 800 साल बाद वो इस महफिल में जिंदा हैं। सबने पढ़ा होगा गुलिस्तान में, जिनका भी अदब से वाबस्तगी है। शेख सादी शिराजी ने लिखा कि सादी ने वाकया, ये गुलिस्तान में है लिखा, चूंकि वो फारसी में है, मैं उर्दू में आपको बता रहा हूं कि सादी ने वाकया ये गुलिस्तान में है लिखा। एक रोज जा रहा था कहीं दोपहर को मैं, जलते थे मेरे पैर के शिद्दत की धूप थी। सोचा ये मैंने, हाय मैं क्या बदनसीब हूं नंगे पैर और मुझे जूते नहीं नसीब। ये सोचता हुआ मैं चला था कि नागहां मस्जिद के दर पे मेरी नजर जम के रह गई। एक शख्स था वहां के न थे जिसके दोनों पैर। मस्जिद में जाके मैंने पढ़ी शुक्र की नमाज और हाथ उठा के मैंने कहा, ऐ मेरे खुदा, जूते ही मेरे पास पहनने नहीं, फकत एक वो भी शख्स है कि जिसे पैर ही नहीं। एक शायर, एक अदीब की बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी समाज पे होती है। वो शुक्रगुजार भी बनाता है, लोगों का एहसानमंद भी बनाता है, बताता है कि हमें समाज के लिए हमारी क्या जिम्मेदारी है। एक अदीब, एक माँ बाप अपने बच्चे को तरबियत देते हैं कि बेटा देखो घर में आवाज तेज ना आए, वरना बाहर के लोग खड़े होकर तुम्हारे फैसले करने लगेंगे। शरीफों के फैसले चार दीवारी के अंदर होते हैं और कमीनों के फैसले चार दीवारी के बाहर होते हैं। यही शरीफों और कमीनों में फर्क है। ये तरबियत दी जाती है, ये तरबियत घरों में माँ बाप बच्चों को देते हैं। शायर किस तरह ये जिम्मेदारी अदा करता है? शायर कहता है कि हुई जो शोर में तब्दील गुफ्तगू घर की, हुई जो शोर में तब्दील गुफ्तगू घर की, सड़क पे आ गई एक पल में आबरू घर की। अपने घर के फैसले इस अंदाज में, इस तरह से ना बोलो कि बाहर के लोग तुम्हारे फैसले करें। फिर एक गुरु बच्चों को समझाता है कि नहीं पढ़ोगे तो किस तरह से तुम अपनी जिंदगी को आगे खड़ा करोगे। एक टीचर अपने बच्चों को इस तरह से स्टूडेंट को टीच करता है। वहीं एक शायर भी जो है उनको शायराना मशवरा देता है कि बस्ते का बोझ उससे उठाया ना जा सका, बस्ते का बोझ उससे उठाया ना जा सका, और रिक्शे पे ढो रहा है कई आदमी का बोझ। स्टूडेंट लाइफ में लड़कियों के साथ जब पढ़ने का टाइम था, जब बस्तों का जो है वो किताबों का बोझ उठाने का टाइम था, तो कहीं लड़कियों के साथ रेस्टोरेंट में अपना वक्त गुजार दिया, कहीं पार्कों में गुजार दिया। तो शायर इस तरह से समाज में जिंदा रहता है और मैसेज देता रहता है। यही एक जिंदा शायर की, यही एक कवि की जिम्मेदारी, एक ड्यूटी है। और मेरी बहन ने किताब लिखने की हिम्मत किया है उस दौर में, जिस दौर में किताबें फुटपाथ पे मैंने बिकते हुए देखा है और जूतों को जो है शोरूम में बिकते हुए देखा है। उस दौर में मेरी बहन ने किताब लिखने की हिम्मत किया है। मैं उसकी हिम्मत और हौसले को दाद देता हूं। उस दौर में अभी मैं दिल्ली गया, इससे कम से कम अभी 30 साल पहले मैं दिल्ली गया था। मटिया महल एरिया में दिल्ली के तमाम आप चले जाइए, किताबों के नाम से, किताबों की दुकान से ही मटिया महल मशहूर हुआ करता था। 30 साल बाद मैं गया, मुझे रोना आ गया कि जिन दुकानों में किताबें बिका करती थी उन दुकानों में चिकन और मटन बिक रहा है। अफसोस, सद अफसोस। लेकिन हिम्मत और हौसले की दाद मैं देता हूं अपने बहन को कि उस दौर में मेरी बहन ने किताब लिखने की जसारत किया है, किताब लिखने की हिम्मत किया। उसके हिम्मत और हौसले को मैं सलाम करता हूं। इसी के साथ वक्त की पाबंदी है। बहुत तफसीली गुफ्तगू करने के मूड में था, लेकिन वक्त की पाबंदी है। वक्त की बेड़ियां पैर में, डॉक्टर कलीम कैसर साहब ने, उनका हुक्म है। मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी गुफ्तगू की, थोड़ी लंबी हो गई लेकिन गुफ्तगू अच्छी थी। वसीम साहब का एक शेर है कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो वसीम साहब ने बहुत अच्छी बात गुफ्तगू की, और इतना बड़ा आदमी उन्हें माला पहना रहा था जनाब राजेश जी। ये इनका बड़प्पन है, इनकी शराफत है, इनकी नेक नियति है।